आज हम आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर 13 जो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। इसके प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह जो प्रश्न उत्तर है वह आपके पाठ्य पुस्तिका संबंधित है। पहला है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। उत्तर, फादर बुल्के साहित्यिक संस्था परिमल के सभी सदस्यों में सबसे बड़े और आदरणीय थे। दूसरा, वे मानवीय गुणों से लथपथ थे या फिर लबालब थे। उनके हृदय में सबके लिए कल्याण की कामना थी। तीसरा, वे पुरोहितों की तरह आशीर्वादों से लोगों को लबालब कर देते थे। चौथा, उनकी नीली आंखों में सदैव वात्सल्य दिखाई देता था। उपयुक्त कारणों से फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। प्रश्न नंबर 2, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है। उत्तर, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति में लगभग पूरी तरह से रच बस गए थे यानी पूरी तरह से उसको अपना लिया था। यह उनके निम्नलिखित आचरणों द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पहला, फादर बुल्के से अपने देश का नाम पूछने पर भारत को ही अपना देश बताते थे। हाँ, जन्मभूमि रैमचैपल बताते थे। मतलब अगर कोई भी उनसे क्वेश्चन करता था कि आप कहाँ के रहने वाले हो तो वो भारत को ही बताते थे। दूसरा, उन्होंने भारतीय संस्कृति के महानायक राम और राम कथा को अपने शोध का विषय चुना और राम कथा उत्पत्ति और विकास का शोध प्रबंध लिखा। तीसरा, उन्होंने हिंदी और संस्कृति को केवल पढ़ा ही नहीं अपितु संस्कृत के कॉलेज में विभागाध्यक्ष रहे। चौथा, उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा। पांचवा, जहां हिंदी जानने वाले हिंदी की उपेक्षा करते थे वहां फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के इच्छुक थे। छठा, परिमल के सदस्यों के घर भारतीय उत्सव और संस्कारों में भाग लेते थे। लेखक के पुत्र का अन्नप्राशन यानी बच्चों के मुख में पहली बार अन्न डालना संस्कार उन्हीं के द्वारा हुआ। इस तरह कहा जा सकता है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। प्रश्न नंबर 3, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर, ऐसे प्रसंग जिनसे फादर बुल्के का हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट होता है वे इस प्रकार से हैं। पहला, फादर बुल्के ने हिंदी में एमए किया। दूसरा, उन्होंने सन 1950 में अपना शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास हिंदी में पूर्ण किया। तीसरा, उन्होंने सुप्रसिद्ध शब्दकोश हिंदी अंग्रेजी लिखा, अंग्रेजी से हिंदी उसको लिखा। वे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखने के लिए सदैव चिंतित रहे। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए अकाट्य तर्क प्रस्तुत करते रहे। अकाट्य तर्क यानी जो भी वो कोई बोलता उनसे तो उसका जवाब देने के लिए वह ऐसा तर्क देते थे कि उसका आंसर कोई देने वाला नहीं होता था। जब हिंदी वाले हिंदी की उपेक्षा करते थे तो वे बहुत दुखी होते थे। प्रश्न नंबर 4, पाठ के आधार पर फादर कामिर बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, पाठ के आधार पर फादर बुल्के मानवीय करुणा के अवतार प्रतीत होते हैं जिनमें वात्सल्य और ममता कूट कूट कर भरी थी। अपने प्रियजनों के प्रति अत्यधिक आत्मीयता रखते हुए उन पर कल्याण, ममता, वात्सल्य की वर्षा निरंतर करते रहते थे। अपने प्रियजनों के प्रति इतनी आत्मीयता रखते थे कि वे अपने आशीर्वाद से लोगों के मन को लबालब कर देते थे। यानी उनके अंदर भी लोगों के अंदर इतना प्रेम उनके लिए उमड़ जाता था कि वह उनका अपना ही मेंबर, अपने ही घर के लोग समझने लगते थे और उसी तरह से वह भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। इस तरह से मानवीय करुणा के अवतार थे। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देवदार वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
फादर मानवीय गुणों से लबालब थे, जिन्हें मानव के लिए के प्रति कल्याण की भावना थी। अपनत्व, ममतत्व, करुणा, प्रेम, वात्सल्य तथा सहृदयता थी। वे सहृदय इतने थे कि एक बार समीप आकर सदैव समीप बने रहते थे। मतलब इतना, जिससे भी को भी अपने हृदय में बसाते थे या जिससे भी प्रेम करते थे, जिसको भी अपना मानते थे, उन्हें फिर वो उनसे कभी छोड़ते नहीं थे। और उसका उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि वर्षा में बादलों की गड़गड़ाहट या बिजली की चमक और गर्मी की तपन, सर्दियों की सुकड़न उन्हें प्रियजनों से मिलने को से रोक नहीं पाती थी। तो देख ली, मतलब कैसा भी मौसम हो, यहाँ तात्पर्य यह है कि कैसा भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, अगर उन्हें अपने प्रियजनों से, जैसे जिनसे वो प्यार करते हैं, जिन लोगों से वो प्यार करते हैं, अगर मिलना है तो वो हर हालत में उनसे मिल के ही आते थे। इस प्रकार प्रियजनों के संकट के समय ऐसी सांत्वना देते थे कि वे अपने दुख को भूल जाते थे, और जब उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसका भी ढांढस बढ़ाते थे, उसको भी तसल्ली देते थे, जिससे कि वे अपने दुख को भूल जाते थे। यही कारण था कि लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा था। प्रश्न नंबर 6, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? उत्तर, फादर बुल्के भारतीय सन्यासी प्रवृत्ति के आधार पर खरे सन्यासी नहीं थे। लेखक के अनुसार वे केवल संकल्प के सन्यासी थे, मन से नहीं। उन्होंने परंपरागत सन्यासी प्रवृत्ति से अलग नई परंपरा को स्थापित किया। ये संभवतः आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से कॉलेज में अध्ययन और अध्यापन भी करते थे। प्रियजनों के प्रति सम्मोहन रखते थे। मतलब कोई भी सन्यासी होगा तो वो सन्यास ले लेता है, वो किसी से प्रेम नहीं लगता, बस जो नहीं ईश्वर से प्रेम रखता है, लेकिन वो सन्यासी होते हुए भी सबसे प्रेम रखते थे। यहाँ पर ये तात्पर्य इनका है। सभी के घर समय समय पर आते जाते रहते थे। संकट के समय सहानुभूति रख उन्हें ढांढस होती, तसल्ली देना, ढांढस देते थे। इस तरह उनकी छवि परंपरागत सन्यासी की तरह नहीं थी। अब है आशय स्पष्ट करो। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। नम आँखों को, जिस समय जो नहीं हमारे फादर बुल्के एक्सपायर हो गए थे, जिस समय उनकी डेथ हो गई थी, तो उस समय लोग इतने थे, इतने आंसू बहा रहे थे कि अगर हम कल्पना करें कि कितने लोग होंगे तो हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। यहाँ पर इसके तात्पर्य यही है। लेखक को ऐसा अनुमान था कि एक विदेशी सन्यासी की मौत पर कौन आंसू बहाएगा। उन्होंने लेखक का यह अनुमान सही नहीं निकला। फादर बुल्के की मृत्यु पर आंसू बहाने वालों की इतनी भीड़ उमड़ रही थी कि जिन्हें गिनने का प्रयास करना या उनके बारे में लिखना व्यर्थ या स्याही फैलाने जैसा है। अगर हम कुछ करेंगे तो उनके बारे में लिखेंगे तो हम लिख ही नहीं सकते, इतना कुछ उस समय हुआ था। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इससे तात्पर्य यह है कि जब हम फादर को दिल से याद करते थे तो हमारे दिल में भी उनकी अच्छाइयाँ, जिस समय याद करते तो सारी अच्छाइयाँ हमारे दिल में आ जाती, तो ऐसा लगता था कितना शांति महसूस हो, कितना अच्छा लग रहा हो। जिस प्रकार उदास संगीत को सुनने पर एक निस्तब्धता, यानी हम जब शांत को संगीत सुने हम उसी में खो जाते हैं। तो निस्तब्धता का मतलब होता है कि किसी में निस्तब्ध होना, रुक जाना, हम उसी में खो जाएं, छा जाती है। आंखें भर आती थी और स्मृति में हृदय रो पड़ता था। एक एक स्मृति मन को कचोटने लगती थी। इस प्रकार स्मृति पटल पर संपूर्ण जीवन चरित्र आने लगता था। मतलब हम जैसे ही उसको उनका बारे में सोचने लगते तो जीवन चरित्र यानी जितना भी उनके नेचर था, जिस तरह का उनका व्यवहार था, वो सब हमारे सामने आने लगता था और हृदय अवसाद से भर जाता, अवसाद दुख से भर जाता था। इसीलिए लेखक ने कहा है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। अब है रचना और अभिव्यक्ति। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? उत्तर, फादर बुल्के पादरी धर्म के सन्यासी थे, प्रबुद्ध थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ा सुना होगा, अध्ययन किया होगा। उन्होंने जान लिया होगा कि भारतीय
सहृदय हैं, सहृदय यानी अच्छे हृदय वाले हैं। वहाँ अतिथियों का सम्मान होता है, अतः वहाँ सहृदय जनों के मध्य रहकर अपनी संस्कृति से परिचय कराने में सरलता होगी और भारतीय संस्कृति को जानने में सहायता मिलेगी। तो इसीलिए उन्होंने हो सकता है कि हमारे देश के बारे में काफ़ी पढ़ा सुना होगा, इसी वजह से उनका ये मन करा होगा। अध्यात्म के लिए भारत भूमि जगत में प्रसिद्ध भी रही है और हमारे जो अध्यात्म यानी जो धर्म के कारण, जो पवित्रता के कारण हमारे जो देश की संस्कृति है उसके बारे में बहुत कहानियाँ हैं और ये वास्तविकता भी है कि हमारे जैसे देश की संस्कृति पूरे विश्व में कहीं नहीं है। जो आज लोग वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं वो सब हमारी संस्कृति में पहले ही हो चुका है। अतः हो सकता है कि अध्यात्म में रुचि के कारण उन्होंने भारत आने का मन बना लिया होगा। प्रश्न नंबर 9, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैमचैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हो? तो आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हो वो आप अपने अनुसार लिखोगे और वो क्या व्यक्त होता है, उनकी क्या भावनाएं व्यक्त होती हैं वो इस प्रकार से हैं। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैमचैपल। उनके इस कथन में अपनी जन्मभूमि के प्रति अगाध श्रद्धा झलकती है जिसके कारण भारत में लंबे समय तक रहते हुए भी वे अपनी जन्मभूमि को भूल नहीं पाए, जबकि उनके जीवन का अधिकांश समय भारत में बीता, अपने देश में कम। अतः उनके मन में वही भाव थे जो अपने देश, अपनी जन्मभूमि से प्रेम करने वाले लोगों में होते हैं या होने चाहिए। तो अगर हम अपनी जन्मभूमि के बारे में बात करें तो हमें भी उससे बहुत प्रेम होता है। जैसे मेरे लिए मेरी जन्मभूमि मातृभूमि है। यहीं की संस्कृति में खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। उनके प्रति मेरी श्रद्धा है, उससे मेरी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं जिन्हें चाहकर भी नहीं भूला जा सकता। उनके प्रति मेरी सकारात्मक भावनाएं हैं जिससे मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ जिससे जन्मभूमि को या मुझे अपमानित होना पड़े। तो वास्तविकता यही है कि हम अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार करते हैं, चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, उसकी तरफ जो प्यार होता है वो कम नहीं हो सकता। अब है भाषा की बात, क्योंकि आपके सिलेबस में निबंध भी है और निबंध में आपका इसमें एक टॉपिक दे दिया है जिससे कि आप उसके साथ टच में रहें। तो क्वेश्चन है मेरा देश भारत, इस विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखना है। जैसे इसमें 200 शब्दों में इस विषय पर निबंध लिखना, तो आप टॉपिक वाइज भी लिख सकते हैं और कभी कभी टॉपिक इसमें दे भी दिया जाता है। तो अगर टॉपिक के साथ कुछ आपको उससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो दिए हैं तो आपको उसके अनुसार ही निबंध लिखना है। निबंध की कुछ लाइनें कुछ इस प्रकार से हैं। मेरा देश भारत, मेरे लिए मेरा देश भारत मेरी जन्मभूमि, मातृभूमि, पूर्ण कर्म और कर्मभूमि है। मेरी भारत भूमि क्षमामयी और दयामयी, करुणामयी, स्नेहमयी है, क्योंकि ऐसी कहानियाँ बहुत सारी हमने अपने इतिहास में सुनी हैं। इसका प्राकृतिक सौंदर्य इतना मनोहारी है कि इनके सौंदर्य से अभिभूत होकर देवता भी सदा सदा के लिए यहीं रहने का मन बना लेते हैं। यहाँ की संस्कृति इतनी पवित्र है कि जगत नियंता भी अवतार लेकर यहाँ रासलीला करते हैं। यहाँ के लोगों में इतनी मानवीय करुणा है कि देवता भी यहाँ जन्म के लिए तरसते हैं और या स्वयं जन्म लेकर धन्य मानते हैं। भारत में की गंगा, यमुना ऐसी पवित्र नदियाँ हैं जो हिमालय की गोद से निकलकर कलकल करती हुई देश के भूभाग में हरा भरा करती हुई देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती हैं। ऐसी नदियों के पवित्र जल में स्नान करने से मन में कुलिष्ठता दूर हो जाती है। जो कुलिष्ठता यानी हमारे अंदर जो गलत भावनाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। ऐसा है पवित्र नदियों का वाला मेरा देश भारत। ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण और सत्य सनातन संस्कृति के लिए जगत प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति में वेदों की गरिमा, गीता के अमृत तत्व और राम का पौरुष, नानक का परोपकार, तुलसी की वाणी,
शंकराचार्य के संदेश, आचार्य चाणक्य की ललकार कोने कोने में सुनाई देती है। यह वही देश है जहाँ युद्ध के मैदानों में तलवार की झनकार और घोड़ों की हिनहिनाहट के बीच गीता का ज्ञान दिया जाता था। कबीर चरखे के ताने बाने में ज्ञान की गुत्थियाँ सुलझाते थे। रविदास जूते गाँठने के बर्तन में गंगा जल की पवित्रता बनाए रखते थे। यहाँ अतिथि को देवता मान पूजा जाता है, कन्या को दुर्गा समझा जाता है और गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों को माँ कहकर पुकारा जाता है और पूजा जाता है। इस तरह मेरा देश भारत अद्वितीय देश है। मेरा देश भारत की भौगोलिक स्थिति भी पवित्र है। साक्षात भारत माता जीवंत प्रतिमूर्ति हैं, जिनके एक और उत्तर में गौरव की प्रवृत्ति रूप में मुकुट के समान हिमालय विराजमान है, तो दक्षिण में उनके चरणों को धोते हुए हिंद महासागर हैं। ऐसा सुंदर और गौरवशील देश है भारत। हमें अपने भारत पर गर्व है। आप चाहें तो अपने अनुसार भी इसमें और पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11। आपका मित्र हडसन एंड्री ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसे इस बार की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भारत की पर्वतीय क्षेत्रों के भ्रमण हेतु निमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखना है। तो यह अनौपचारिक आपका पत्र है जिसमें आप किसी को बुला रहे हैं। तो जब भी हम उसको लिखते हैं बुलाने वाले का, तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपना एड्रेस, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं। फिर जो डेट है वो आप लिखोगे। उसके बाद जो रिलेशनशिप में, जिस रिलेशनशिप में आपको अभिवंदन करना है, जो बुलाना है, उसको लिखना है। जैसे इसने यहाँ पर एड्रेस लिखा है पहले, यानी मेरा एड्रेस। उसके बाद लिखना है डेट, कौन सी डेट है। फिर उसके बाद लिखना है स्नेही मित्र हडसन एंड्री, या फिर मेरा प्रिय मित्र करके भी इसमें डाल सकते हो। मधुर स्मृतियाँ, तो ये तो मधुर स्मृतियाँ आप अपने अनुसार लिख भी सकते हो और नहीं भी, दोनों बातें, लेकिन प्रिय मित्र से ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले पत्र में हम उसका अपना कुशल मंगल बताते हैं कि हम सही हैं। फिर उसके बाद उससे पूछते हैं, उसके बाद अपनी बातों को कहना स्टार्ट करते हैं। और इस पत्र में आप जो चाहे और जितना भी लंबा पत्र लिख सकते हैं। तो पत्र की शुरुआत कुछ इस प्रकार से है। मैं यहाँ सकुशल रहते हुए कामना करता हूँ कि तुम भी ईश्वरीय कृपा से स्वस्थ और सानंदित होंगे। मुझे गत वर्षों के वे क्षण बार बार, गत वर्ष यानी उस समय के कुछ समय पहले जो है, बार बार स्मृतियों में कौंध जाता है जो तुम्हारे साथ बिताए थे। तुम्हारे हिंदी के प्रति और भारत के प्रति आकर्षण देखकर तुमसे पुनः शीघ्र मिलने की मन में उत्कंठा बनी हुई है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन छुट्टियों में भारत भ्रमण के उद्देश्य से आ जाओ। भारत के जिन मनोहारी पर्वतीय स्थलों की चर्चा गत वर्ष करते थे, उन्हें साक्षात देखने से निश्चित ही आनंदभूति होगी। इस संबंध में पिताजी से परामर्श कर उन सभी पर्वतीय स्थलों पर घूमने चलेंगे जिनका मैं शब्दों से तुम्हारे मानस पटल पर चित्र बना रहा था। तुम शीघ्र ही 1 माह रहने की योजना बनाकर भारत आ जाओ। मेरे साथ साथ मेरे पिताजी भी तुमसे मिलने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। शेष मिलने पर अपने पिताजी और माताजी को मेरा प्रणाम कहना। प्रत्योत्तर की प्रतीक्षा, पत्रोत्तर यानी पत्र का उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा ही अभिन्न हृदय या तुम्हारा मित्र मनीष मौर्य या कोई जो भी दे रखा। अगर एग्ज़ाम में जब भी आएगा तो जो टॉप जिससे रिलेटेड वो देंगे उसी का ही नाम आपको लिखना है जो आपके क्वेश्चन में होगा। अब है आपके निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक छांट कर अलग कीजिए। समुच्चय बोधक चिन्ह उसे कहते हैं जब 2 वाक्यों को मिलाने का कार्य करता है। मैंने कहा है वाक्य को, सेंटेंस को मिलाने का कार्य करता है, उसे हम समुच्चय बोधक चिन्ह कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, और
तब भी जब वह दिल्ली में आते थे। तो हम सेंटेंस अगर इसको तोड़ते हैं, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, एक सेंटेंस, और तब भी जब वह दिल्ली में आते थे, एक सेंटेंस। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो और डाल के, जो और डाला है यही आपका समुच्चय बोधक चिन्ह है, और ये अविकारी शब्द है, आपके पद परिचय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ ने बचपन में ही घोषणा कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। तो माँ ने बचपन में ही घोषणा कर दिया था, तो एक सेंटेंस, लड़का हाथ से गया, एक सेंटेंस, दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? कि। तो ये भी समुच्चय बोधक है। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। तो वे रिश्ता बनाते थे, एक सेंटेंस, तोड़ते नहीं थे, एक सेंटेंस, तो तोड़ते नहीं थे, तो इसका क्या हो गया? समुच्चय बोधक चिन्ह हो गया। उनके मुख में सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसे रोशनी से भर देता था कि जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। तो क्या लिखा है? उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसे रोशनी सी भर देता था, एक सेंटेंस, किसी गहरी तपस्या से जन्मती है, एक सेंटेंस, और उसको जोड़ने का कार्य को जो कर रहा है वो है जो। तो जो इसमें समुच्चय बोधक है। पिता और भाई के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन, तो नहीं था एक सेंटेंस, लेकिन वो स्मृतियों में अक्सर डूब जाते, तो इसमें क्या है? लेकिन जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो लेकिन इसका क्या है? समुच्चय बोधक चिन्ह। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी इन क्वेश्चन के आंसर सफलता से प्राप्त हो सकें।